जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विद राहुल में। आज हम लोग देखने वाले हैं 18 जनवरी 2026 के पहले शिफ्ट में हुए एग्जाम को, है ना। इसमें से हम लोग 100% ऑथेंटिक आंसर और क्वेश्चन के साथ इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न यह है कि बिहार में हाजीपुर के पास गंगा नदी में कौन सी नदी आकर के मिलती है? तो वह नदी है गंडक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। गंडक नदी जो है सो गंडक नदी को नेपाल और बिहार में नारायणी और काली गंडक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और भी नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें से दिया हुआ है कि यह नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है, ठीक है। और बिहार में हाजीपुर वैशाली जिला और सोनपुर सारण जिला के बीच गंगा नदी में विलीन हो जाती है। इस संगम स्थल को हम लोग हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और सोन नदी यह जो है सो दक्षिण की ओर से आकर के पटना के पास मनेर में जो है सो गंगा में मिलती है सोन नदी, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कि कोसी नदी को ही हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं। यह कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा में आकर के मिलती है ना। पुनपुन नदी के बारे में यदि देखेंगे तो यह पटना जिले के फतुहा के पास जो है गंगा में आकर के मिलती है, फतुहा के पास पुनपुन नदी। तो इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। हो ना हो आपके 21 जनवरी में जो एग्जाम होंगे उसमें इससे संबंधित फैक्ट से ही आपको क्वेश्चन उठा लिया जाए तो आप संबंधित फैक्ट को भी ध्यान से देखेंगे, है ना। तो इस वजह से मैं इतने मेहनत से सभी फैक्ट को भी जुटा करके लाया हूँ, तो आप देखने का प्रयास करेंगे। इसमें से है कि केप ऑफ गुड होप की खोज पहली बार किसने की थी? तो सबसे पहले पुर्तगाली खोजकर्ता बार्थोलोम्यू डियास ने 1488 ईस्वी में, जिन्होंने इसे पहले तूफानों का केप, है ना, नाम दिया था। और बाद में जो है पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने इसका नाम बदलकर कैप ऑफ गुड होप रख दिया, है ना। और इसके बारे में देखेंगे तो इसमें से है कि क्योंकि यह भारत के लिए समुद्री मार्ग खोलने के लिए उम्मीद जगाता था, अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारा कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक पूछा गया था कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ, है ना। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो इसके बारे में है कि वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसका कि पूरा नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ काउज ऑफ द वेदर ऑफ नेशंस है। प्रसिद्ध स्कॉटिस्ट यानी कि स्कॉटलैंड के रहने वाले अर्थशास्त्री थे, है ना, और दार्शनिक भी, जिनका कि नाम है एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। यह पुस्तक पहली बार 9 मार्च 1776 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी और इसे जो है सो आधुनिक अर्थशास्त्र की पहली बुनियादी कृति माना जाता है। एडम स्मिथ ने इस महान कार्य के लिए इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। किन्हें? तो एडम स्मिथ को, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना या क्षेत्र के लिए जो है सो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से है कि हिंदी के प्रसिद्ध राष्ट्र कवि जो रामधारी सिंह दिनकर थे, जो है सो वर्ष 1972 ईस्वी में यदि देखा जाए तो इनके प्रसिद्ध जो काव्य नाटक उर्वशी के लिए जो है सो भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान, जिन्हें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे हिंदी लेखक थे। पहले थे सुमित्रा नंदन पंत को, जिन्हें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। दूसरे हमारे हैं राष्ट्र कवि दिनकर साहब, जिनको कि यह ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में जो सो प्रसिद्ध नाटक उर्वशी के लिए मिला। उर्वशी जो है सो देखा जाए तो यह एक काव्य नाटक है जो कि पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जिसमें से काम, प्रेम और अध्यात्म के द्वंद्व को दर्शाया गया है। इस पुस्तक के लिए उन्होंने 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी जो है सो इन्हें सम्मानित किया गया है, राष्ट्र कवि दिनकर जी को। अगला है कि कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी के बारे में देखेंगे तो ये उनकी अत्यंत प्रभावशाली और लोकप्रिय रचनाएं हैं। इनके तो रामधारी सिंह दिनकर के, लेकिन इनके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है किनके लिए? तो उर्वशी के लिए मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पद्म भूषण भारत सरकार ने जो है सो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए 1959 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में फैक्ट देखेंगे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार
जो है सो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें मिला है, ठीक है। और राष्ट्र कवि, उन्होंने राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, जो देश के साहित्य के प्रति उनकी योगदान को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु इज़ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, है ना, मुख्य सूचना आयुक्त पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार गोयल, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें देखते हैं कि नाम राजकुमार गोयल ये पूर्व IAS अधिकारी रहे हैं और शपथ इन्होंने 15 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिलाई गई, ठीक है। और हीरा लाल समरिया के ने यह जो है सो के बाद इन्होंने यह पद संभाला है ना। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में कहाँ आयोजित की गई थी। यह आपका प्रश्न पूछा गया था 18 जनवरी के पहले शिफ्ट में, है ना। तो इसका आयोजन सिंगापुर में 25 नवंबर से 12 दिसंबर 2024 के बीच आयोजित हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खेल जगत में किसके भारत रत्न मिला। तो इसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो खेल जगत में सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। उन्होंने यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2014 में उन्हें मिला है, जिसे वह यह पुरस्कार पाने वाले वह पहले और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं, हमारे सचिन तेंदुलकर साहब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो अतः हमारा इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है सो मतदान की आयु 21 से घटाकर के 18 वर्ष की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप पूरे तथ्यों के साथ देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट शिफ्ट में आपका हो सकता है कि आपको फैक्ट से ही संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए, है ना। तो इसमें से देखते हैं कि भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की ऐतिहासिक निर्णय जो है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से लिया गया था। यह संशोधन 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ, ठीक है। अनुच्छेद 326 का देखेंगे तो इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में बदलाव किया गया, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित है ना। नेक्स्ट है हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सो बिहार की साक्षरता दर पूछी गई थी। तो बिहार की साक्षरता दर कितनी है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल साक्षरता दर इसमें से है कि 61.80 है बिहार की। और पुरुष साक्षरता दर को देखेंगे तो यह इसमें से 71.20% या फिर कहीं कहीं दिया हुआ रहता है 70.32%, है ना। और महिला साक्षरता दर हमारा है 51.5%। तो इसमें से देखेंगे तो बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला जो है सो रोहतास जिला है, जो कि 73.37% के साथ जो है सो राज्य का सबसे अधिक साक्षर जिला है। सबसे कम साक्षर जिला देखेंगे तो पूर्णिया जिला है, जो कि 51.08% के साथ जो है सो राज्य का सबसे कम साक्षर जिला है। तो इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अतः हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांगेर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया था कि कांगेर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यह जो है सो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है ना। और इसकी स्थापना जो है सो देखेंगे तो 1982 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, है ना। अतः इसका कांगेर राष्ट्रीय उद्यान यदि पूछा जाए कि यह जो है सो कहाँ स्थित है, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्थान का नाम पूछा जाए तो बस्तर नामक स्थान पे स्थित है। इसको तो हम लोग देख ही चुके हैं, है ना। नेक्स्ट है हम लोगों का कि विश्व, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा कि खेल जगत में, यह भी देख चुके हैं। तो नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वर्षा के तहत जो है सो 2026 में चालू होने वाले भारत के पहले समर्पित पनडुब्बी
अड्डे का नाम क्या है? यह पूछा गया था कि प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाले भारत के पहले समर्पित पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS वर्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके फैक्ट पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें फैक्ट है कि प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाले भारत के पहले समर्पित पनडुब्बी अड्डे का नाम जो है सो INS वर्षा जो है सो है, जो आंध्र प्रदेश के रामबिली गांव के पास बन रहा है। और यह भारतीय नौसेना के परमाणु पनडुब्बियों के लिए एक गुप्त और राजनीतिक ठिकाना होगा। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, इसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो यह चीन की बढ़ती हुई सामुद्रिक उपस्थिति का मुकाबला करने और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण होगा। तो इस वजह से यह ठिकाना बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि कंप्यूटर के संदर्भ में मैक्रो का अर्थ क्या होता है? तो इसका हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसमें से आप इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों कि मैक्रो का अर्थ होता है निर्देशों का एक सेट जिसे कार्य करने को स्वचालित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारा कि न्याय दर्शन पुस्तक के लेखक पूछा गया था आपसे। तो न्याय दर्शन पुस्तक के लेखक हैं महर्षि गौतम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे संबंधित हम लोग फैक्ट को देखते हैं। तो इसमें से दिया हुआ है कि महर्षि गौतम जो है सो न्याय दर्शन, जिसे न्याय सूत्र भी कहा जाता है, के रचयिता महर्षि गौतम है, जो उन्हें जो सो अच्छपाद के भी नाम से जाना जाता है। न्याय दर्शन भारतीय दर्शन के 6 आस्तिक दर्शनों यानी कि षड दर्शन में से एक है, जो मुख्य रूप से तर्क यानी कि लॉजिक और ज्ञान प्राप्त करने के साधनों पर आधारित है। ठीक है। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे। तो महर्षि कणाद के बारे में देखते हैं। तो जो है सो इन्हें महर्षि कणाद उन्होंने जिन्हें विशेषिक दर्शन की रचना की थी, जिसमें से परमाणु सिद्धांत एटम थ्योरी का वर्णन किया था इन्होंने। महर्षि पतंजलि जिन्हें कि योग दर्शन के जो है प्रणेता माना जाता है ना। और महर्षि कपिल जिन्हें कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादन करने के लिए इन्हें जाना जाता है। तो इससे संबंधित फैक्ट भी हम लोग देख चुके हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर था 61वां संविधान संशोधन। तो इसके फैक्ट के बारे में देखते हैं हम लोग। तो इसका फैक्ट है कि भारत में जो है सो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष की ऐतिहासिक निर्णय 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से लिया गया। यह संशोधन 28 मार्च 1989 को प्रभावी हुआ था। अनुच्छेद 326 का संबंध जो है सो इस संशोधन के द्वारा जो है सो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में बदलाव किया गया, जो लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव से संबंधित था। तो हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख चुके हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका हम लोग सही उत्तर हम लोग देखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर पूछी गई थी, जिसको हम लोग देख चुके हैं, है ना। अभी पहले ही प्रश्न में देखे थे। तो इसका साक्षरता दर 61.80% था। ठीक है। तो इसको हम लोग देख चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसको भी हम लोग देख चुके हैं। साथ ही हम लोग देखते हैं यह है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें से दिया हुआ है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो सो नेशनल स्पेस डे भारत में जो सो हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग जो है सो 23 अगस्त 2023 को हुई थी। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। और पहला उत्सव जो है सो भारत ने जो है सो यह पहला अंतरिक्ष दिवस जो है सो 23 अगस्त 2024 को यानी कि अगले साल ही मनाया है ना। तो इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। यह तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत और फ्रांस के साझेदारी के जो है सो 60 वर्ष किस वर्ष मना रहे हैं?
भारत और फ्रांस अपनी साझेदारी के 60 वर्ष किस वर्ष मना रहे हैं, तो इसका हम लोग फैक्ट देखने का प्रयास करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो राजनयिक संबंध है ना, भारत और फ्रांस ने 1964 ईस्वी में पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना की थी 1964 ईस्वी में, ठीक है। और इस आधार पर 2024 में जो है दोनों देशों ने आधिकारिक साझेदारी के 60 वर्ष मनाए हैं। कब? तो 2024 में। तो 2024 इसका सही उत्तर होगा। और विशेष अवसर पर जो है यह 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के 75वें गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल हुए थे। और सांस्कृतिक समझौता जो कि 1966 से 2026 है ना। और भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक समझौते के 60 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जो है 2026 में सांस्कृतिक जो है आदान प्रदान और ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 के माध्यम से इसे मना रहे हैं, ठीक है। अंतरिक्ष सहयोग देखेंगे तो 1964 से हम लोगों का 2024 तक है। तो भारत और फ्रांस ने 60 वर्षों के अंतरिक्ष सहयोग को वर्ष 2024 में पूरा किया है। राजनीतिक साझेदारी के बारे में देखेंगे तो यह 1998 से 2023 तक किया गया है। तो यह भारत और फ्रांस के राजनीतिक साझेदारी ने जनवरी 2023 में जो है 125 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। यह हमारा इसका सही उत्तर होगा कि भारत और फ्रांस ने अपनी साझेदारी के 60 वर्ष किस वर्ष मना रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2024, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में हाला मोदी कार्यक्रम के दौरान जो है भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो है दिसंबर 2024 में कुवैत की आधिकारिक यात्रा के दौरान हाला मोदी कार्यक्रम में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया था। तो कहाँ संबोधित किया था? तो कुवैत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुवैत इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जारवा जनजाति पूछा गया था आपसे कि जारवा जनजाति जो है किस का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्र से है। तो हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो जारवा जनजाति का संबंध जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से है, ठीक है, जो कि दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीपों के घने जंगलों में जो है यह निवास करती है और अपने शिकारी संग्राहक जीवन शैली के लिए जानी जाती है। कौन सी जनजाति? तो यह है जारवा जनजाति, पाई जाती है अंडमान निकोबार में। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नगर निगम जो कि शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली जो है शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो इसका हम लोग सही उत्तर देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जिसका कि पार्ट हम लोग भी रहे थे, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार, है ना। हम लोगों ने भी इसमें भाग लिया था। तो इसका हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो बिहार चुनाव 2025 में नगर निगम और शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है अपना बिहार। और प्रायोगिक शुरुआत देखेंगे तो इस प्रणाली का पहला सफल परीक्षण 28 जून 2025 को पटना, रोहतास और पूर्वी चंपारण के जिलों में नगर पालिकाओं के चुनावों और उपचुनावों के दौरान किया गया था। तकनीकी और सुरक्षा के बारे में देखेंगे तो यह ई वोटिंग प्रक्रिया जो है ई वोटिंग SECBHR नामक ऐप के माध्यम से जो है आयोजित की गई है, जिसे कि CDAC और बिहार राज्य चुनाव आयोग के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, ठीक है। और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक, चेहरे की पहचान यानी कि फेसिंग रिकॉग्नाइजेशन और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग इसमें से किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में निम्न में से इसका संबंध इक्को मार्ग से नहीं है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसमें से दिया हुआ है कि इक्को मार्ग जो है क्या है। तो इक्को मार्ग भारत में एक स्वैच्छिक लेबलिंग योजना है
जो कि पर्यावरण के अनुकूल, जो कि इको फ्रेंडली उत्पादों की पहचान के लिए और डिजाइन के लिए किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है सो उपभोक्ताओं को उन उत्पादों को चुनने में मदद करना है जो पर्यावरण की दृष्टि से कम नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अन्य विकल्प जो है सो क्यों सही है इसको हम लोग देखते हैं। तो इसकी स्थापना जो है सो 1991 ईस्वी में होती है और यह जो है सो योजना 1991 ईस्वी में शुरू भी हो जाती है। और नेक्स्ट जो है सो फैक्ट हम लोग देखते हैं तो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है यह, और इसे भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जो है सो भारतीय मानक ब्यूरो BIS है ना के माध्यम से जो है सो शुरू किया गया था। और मिट्टी के बर्तन का चिन्ह जो है सो इको मार्क का लोगो जो है सो था एक मिट्टी का घड़ा जो अक्षय संसाधनों की यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज और पृथ्वी के लिए प्रति सम्मान का प्रतीक है। और ऑप्शन नंबर सी तक हमारा सही था, ऑप्शन नंबर डी गलत क्यों है तो इसको हम लोग देखते हैं। इको मार्क एक घरेलू यानी कि डोमेस्टिक लेवल है, ना कि निर्यात उन्मुख, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, यह जो है हमारा डोमेस्टिक ओरिएंटेड है। ठीक है, इसका उद्देश्य भारतीय बाजार और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए विभिन्न अन्य वैश्विक क्षेत्रीय पर्यावरणीय लेवल है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। यथा हमारा ऑप्शन नंबर जो है सो इसमें से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है सो सही नहीं है। बाकी इसकी शुरुआत स्थापना जो सो 1991 ईस्वी में होती है, यह बात सही है। और इसे भारत सरकार के द्वारा शुरू किया जाता है, यह भी बात सही है। और इसके ऊपर मिट्टी के बर्तन के चिन्ह थे, तो यह भी जो है सो इसका लोगो भी है, तो यह भी बात हमारा सही है। यह जो है सो हमारा निर्यात उन्मुख यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, यह हमारा घरेलू ओरिएंटेड है ना, डोमेस्टिक ओरिएंटेड है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर नहीं था, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सो इको मार्क से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों से प्रश्न पूछा गया था कि इमरजेंसी प्रोविजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही मिलान क्या है। तो व्हाट इज द करेक्ट मैचिंग द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इसको हम लोग मिलाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से दिया हुआ है कि अनुच्छेद जो 352 का संबंध किससे है, और अनुच्छेद 356 का संबंध जो है सो पूछा गया था। और नेक्स्ट है हमारा कि हाँ इसमें से, तो इसमें हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 352 जो है सो का संबंध जो है सो राष्ट्रीय आपातकाल से है, यानी कि ऑप्शन 1 जो है सो संबंधित है हमारा 2 से। ठीक है, और सॉरी ऑप्शन 1 हमारा संबंधित है 2 से। ठीक है, और देखेंगे इसमें से तो अनुच्छेद 356 का जो है सो संबंध जो है सो हमारा है किससे है, तो राष्ट्रपति शासन से है, यानी कि 2 जो है सो संबंधित है 3 से, है ना। और नेक्स्ट है हमारा कि अनुच्छेद 360 जिसका कि संबंध है वित्तीय आपातकाल से, यानी कि 3 का 1, यथा हमारा 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। आपका फैक्ट से जो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, चाहे आप 18 जनवरी के किसी भी शिफ्ट के एग्जाम को देखेंगे दोस्तों, तो उसमें से आपको फैक्ट से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। कथन दे दिया गया और उसके कारण सही है या नहीं है, या फिर कारण सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे जो है सो बिहार दरोगा के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। इस वजह से जो है सो आप फैक्चुअल क्वेश्चन और किसी भी चीज़ को आप समझ करके जो है सो उसका आंसर करेंगे, है ना। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो भारत के संविधान के भाग 18 में जो सो 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। 352 अनुच्छेद के देखते हैं तो यह जो है सो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। यह युद्ध और बाह्य आक्रमण और सैन्य विद्रोह की जो है सो स्थिति में पूरे भारत या किसी भी हिस्से में लगाया जा सकता है। और यह अभी तक 3 बार लगाया गया है, पहली बार 1962 ईस्वी में, दूसरी बार 1971 ईस्वी में, और तीसरी बार 1975 ईस्वी में लगाया गया है। और नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 356 जिसे कि राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। और जब किसी राज्य या संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाता है तो केंद्र सरकार उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेती है। इसे अक्सर संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद
360 जो कि वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। यदि भारत में वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो तो राष्ट्रपति इसे लागू कर सकते हैं, है ना, वित्तीय आपातकाल को। और विशेष रूप से भारत में अब तक एक भी बार जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, यह अच्छी बात है ना। तो हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को भी अभी तक देख चुके हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स से था, जो कि एक न्यूमेरिकल था, जिसमें से दिया गया था कि यदि कोई विराम से शुरू होकर के यदि कोई वस्तु विराम से शुरू होकर के 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है, यानी कि त्वरण आपका दिया हुआ है, और 5 सेकंड में यानी कि समय दिया हुआ है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और वस्तु का वेग क्या होगा। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से हम लोग जानते हैं कि वस्तु जो कि रेस्ट से चलना शुरू करती है, इसलिए प्रारंभिक वेग हमारा 0 हो जाएगा, है ना। त्वरण हमारा दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट करते हैं, यह बात तो आपको पता ही होगा। और है कि टाइम हमारा दिया हुआ 5 सेकेंड। तो इसके आगे देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो स्टेप 2 में हम लोग जो है वेग की गणना करेंगे। तो गति का समीकरण हम लोग जानते हैं कि v बराबर यू प्लस ए टी होता है ना। तो हम लोग जान रहे हैं u हमारा दिया हुआ था 0, ये हमारा दिया हुआ था एक्सेलरेशन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, समय 5 सेकंड दिया हुआ था। यह था हमारा वेलोसिटी जो निकल करके आएगा, जो है यह हमारा निकल करके आएगा अंतिम वेग, जो कि हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। नेक्स्ट है हमारा कि स्टेप 3 में हम लोग जो है तय की गई दूरी की गणना करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि गति के दूसरे समीकरण से कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। सारा हमारा चीज जो है u दिया हुआ है 0, t 5 सेकंड दिया हुआ है, ये हमारा 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग पुट करेंगे जब इस फॉर्मूले पे, तो हमारा s बराबर 25 मीटर प्रति सेकेंड आएगा, है ना, सॉरी 25 मीटर आएगा। एस जो कि दूरी को दर्शाता है, तो हमारा 25 मीटर आएगा। तो यह हमारा जो है देखेंगे तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 25 मीटर है और वेग हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। यह तो हमारा विकल्प नंबर 20 का सही उत्तर सही होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें से है कि 25 मीटर जो है दूरी तय की गई और इसका अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकंड था। यह हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से आपको पूछा गया था कि अवतल दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, यह थोड़ा सा पीडीएफ मिस्टेक है ना, इसमें से नहीं दिख रहा है अच्छे से, लेकिन लिखा गया है यही बात है कि अवतल दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से दिया गया है कि कथन बी में इस वजह से है कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की जो प्रकृति और नेचर या फिर स्थिति जो होती है, पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु जो है सो दर्पण के सामने कहाँ रखा गया है। ठीक है, अर्थात फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, है ना। और यह जो है सो कथन ये की सत्यता की जांच करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, और जब वस्तु को फोकस से परे यानी कि वक्रता केंद्र या फिर अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इसमें से कथन बी सीधे तौर पर यह बताता है कि जो है अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की प्रकृति बदलती क्यों है, यह वस्तु की निर्भरता यह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए कथन बी कथन ए का सही स्पष्टीकरण है ना। तो यह हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो कथन बी जो है सो कथन ए का सही स्पष्टीकरण है ना। या तो ए और बी सही है, कथन बी जो है सो ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, या तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2019 के स्टार्टअप रैंकिंग में जो है सो 2019 के अनुसार जो है सो कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो है सो घोषित किया गया है। तो कौन सा राज्य इसमें से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है 2019 के स्टार्टअप रैंकिंग में, तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता जो है सो बेस्ट परफॉर्मेंस
जो है सो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में जो है सो गुजरात लगातार दूसरी बार जो है सो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में चुना गया है। यथा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो 2024 के चुनाव और राजनीतिक घटनाक्रम के बाद जो सो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन बने थे, तो इसके उस समय राष्ट्रपति बने थे मिशेल बर्नियर, है ना। अभी वर्तमान में देखेंगे राष्ट्रपति तो वह है इमैनुअल मैक्रों। इसको हम लोग देखते हैं तो मिशेल बर्नियर उस समय जो है सो राष्ट्रपति बने थे 2024 में। अभी जो है सो इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इस बात को हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा कि डेटा गोपनीयता दिवस 2026 की थीम क्या है, तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो 2026 में डेटा गोपनीयता सप्ताह जो सो 26 से 30 जनवरी को मनाया गया और यह डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी के लिए जो है सो नेशनल साइबर सुरक्षा अलायंस द्वारा घोषित किया गया है। इसका थीम है अपने डेटा पर नियंत्रण रखें, टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके विषय को भी पूछा जा सकता है तो आप इसके विषय को भी आप भूल नहीं सकते हैं। इसको ध्यान में रखें, अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। और जो सो डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है कब, तो यह 28 जनवरी को मनाया जाता है। सभी फैक्ट को दोस्तों आप ध्यान से रखेंगे अपने दिमाग में। हो सकता है आपके 21 जनवरी के एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, है ना। बेकिंग सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से किस में से नहीं किया जाता है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि जिप्सम यह एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज है जिसका कि रासायनिक सूत्र होता है CSO4 × 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, है ना। इसका बेकिंग सोडा से कोई संबंध नहीं है, है ना। जिप्सम जो है उसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग और उर्वरक और प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जो है सो बनाने में किया जाता है। तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा जिप्सम, जिसका कि बेकिंग सोडा से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे संबंधित हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखेंगे। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि बेकिंग सोडा का जो सो उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बेकिंग सोडा जिसका कि सूत्र होता है NaHCO3, यह जो है सो क्षारीय होता है, अल्कलाइन होता है। इसलिए यह जो है सो पेट की अम्लीयता यानी कि एसिडिटी को कम करने के लिए यानी कि एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का। दूसरा फैक्ट है हमारा कि इसका उपयोग जो है सो फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी यानी कि अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। सोडा जो है सो सोडा एसिड अग्निशमकों में इसका उपयोग जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करने के लिए जो है सो किया जाता है, जो कि आग को बुझाने में मदद करता है। तीसरा फैक्ट है हमारा कि यह जो है सो बेकिंग सोडा का उपयोग रसोई में हम लोग करते हैं आटे या फिर बेटर को फुलाने में यानी कि खमीर उठाने के लिए जो है सो यह किया जाता है ताकि ब्रेड और केक जो है सो नरम और स्पंजी बने। निष्कर्ष यह निकलता है कि बेकिंग सोडा का उपयोग जो है सो जिप्सम के निर्माण में नहीं होता है। जैसा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। हम लोग ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिप्सम का कोई उपयोग नहीं है बेकिंग सोडा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि इसमें से भारतीय रिजर्व बैंक के RBI के 26वें गवर्नर के बारे में आपसे पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संजय मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। 26वें गवर्नर जनरल भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर जो सो बने थे संजय मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे संबंधित फैक्ट भी हम लोग देखते हैं। तो इससे संबंधित फैक्ट यह है कि संजय मल्होत्रा को दिसंबर 2024 में जो है सो RBI के जो सो 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आपसे पूछा गया था कि आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन जो है सो 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में आयोजित किया गया था आध्यात्मिक कल्याण और शिखर सम्मेलन 2025 को। इसके फैक्ट को देखते हैं तो दुनिया का सबसे जो है सो बड़ा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन मार्च 2025 में जो है सो हैदराबाद में, है ना, हैदराबाद में बाहरी इलाके में कान्हा शांति वनम हार्टफुलनेस लर्निंग सेंटर में जो है सो आयोजित किया गया था दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन। कहाँ पे, तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है हमारा कि स्थानांतरण
स्थानांतरित जो है सो संबंधित पूछा गया था कि आपका अंग्रेजी शब्द इसमें से क्या है स्थानांतरण का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांसफर्ड। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। और उसमें से दिया गया था ट्रांसफर्ड, जिसका कि हिंदी मीनिंग होता है ट्रांसफर्ड का स्थानांतरित, ट्रांसफॉर्म्ड का जो सो हिंदी होता है कि परिवर्तित या कायाकल्प, ट्रांसलेटेड का अनुवादित हिंदी होता है, और इसमें से देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट का जो है सो हिंदी होगा कि पारदर्शी। ठीक है, तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो आपको दो कम से कम ट्रांसलेशन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, कि इसका हिंदी लिखा हुआ रहेगा कि वह जाता है, उसका ट्रांसलेशन एग्जाम्पल बता रहे हैं कि वह जाता है, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। तो इस टाइप के से आपके दो इंग्लिश से पूछे जाएंगे, दो आपके वर्ड से पूछे जाएंगे कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है। मान लीजिए कि वर्ड का ही पूछ दिया जाएगा कि कम का हिंदी मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो इसमें से हम लोग टिक करेंगे आना, है ना। तो उस टाइप से आपको अंग्रेजी से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आपको मैथ से बड़ा इजी प्रश्न पूछा जा रहा है एकदम 9-10th लेवल का। आप पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि आप 18 जनवरी के सेकंड शिफ्ट को देखेंगे, यह वीडियो 18 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के बाद बनाया जा रहा है दोस्तों, तो 18 जनवरी के सेकंड शिफ्ट को देखेंगे तो उसमें से जो सो हमने देखा था, स्टूडेंट ने भेजा था मुझे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से पूछा जा रहा है, एवरेज से प्रश्न पूछा जा रहा है, और यदि देखा जाए तो बहुत ही मतलब नॉर्मल क्वेश्चन वृत्त वगैरह से संबंधित जो है सो पूछ लिया जा रहा है, तो उस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी मैदान में आयोजित जो सरस मेला का थीम क्या है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो थीम जो है सो 2025 में पटना के जो है सो गांधी मैदान में आयोजित नवीनतम सरस मेला की आधिकारिक थीम जो है सो था कि हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। हुनरमंद हाथों से सजता बिहार इसका थीम था। बिहार एडोर्न्ड बाय स्किल्ड हैंड्स, है ना, इसका थीम हो गया। और इसका आयोजन का उद्देश्य जो है सो यह महिला ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा जीविका यानी कि बिहार रूरल लिवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य जो है सो ग्रामीण महिला उद्यमियों और कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना था, और जिसे ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले, यही उसका उद्देश्य था। यह तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। हुनरमंद हाथों से सजता बिहार जो है सो सरस मेला का थीम था, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि वर्ष 2026 में पूछा गया था कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे नहीं प्रदान किया गया है। 3 ऑप्शन आपके ऐसे थे जिसमें से नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता के नाम दिए हुए थे। एक ऑप्शन था जो कि हमारा रसायन से विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं किया हुआ का ऑप्शन था, तो उसको हम लोग को टिक करना था। तो हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2025 में रसायन विज्ञान में जो है नोबेल पुरस्कार सुसुम किताकावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम आघी को जो है सो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए जो है सो विकास के लिए दिया गया है। तो इससे हम लोग जो है सो इसको हम लोग एक टेक्निक से याद करवाए हैं, है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, हमने इसका टेक्निक यूज किया है जस्ट क्वेश्चन को याद करने के लिए कि सुसुम नामक एक जो सो लड़की है, उसके 2 जो है सो फ्रेंड हैं, उमर और रिचर्ड, है ना। एक विदेशी फ्रेंड है और एक देसी फ्रेंड है जिसका कि नाम उमर है ना। तो सुसुम, रिचर्ड, उमर 3 जो सो फ्रेंड हैं, और इन्हें मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए जो है सो यह जो है सो रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। चिकित्सा से संबंधित भी पूछा गया था, रसायन से संबंधित तो दूसरे जो आपको दूसरा शिफ्ट हुआ था 18 जनवरी का, उसमें से आपका पूछा गया था। चिकित्सा से भी आपका पूछा गया था कि इन्हें चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो एक चौथे व्यक्ति थे जो जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। बाकी जो है सो आपको भौतिकी से पूछा जा सकता है या फिर साहित्य से बचा हुआ है, तो साहित्य से संबंधित नोबेल पुरस्कार आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप उसे जरूर देख करके जाएं।
हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे दोस्तों, तो आप वहाँ पे जाकर के देखेंगे तो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक मात्र 15 टॉपिक हमने करवाया है। वहाँ से लगभग क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह हमने करवाया है। खान सर का टॉनिक जो है सो, जो करंट अफेयर टॉनिक जो है सो, जिस टाइप से मतलब प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लगभग 747 प्रश्न हैं, तो वो उसको भी हमने करवा के रखा हुआ है आपके लिए। तो आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है, आप अपने तैयारी को भरपूर मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। नेक्स्ट है कि गांधी जी को चंपारण आंदोलन के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैप्टन विक्रम बत्रा को जो है सो मरणोपरांत जो है सो वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो वह है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था विक्रम बत्रा को मरणोपरांत। ठीक है, ने इसके फैक्ट को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो कैप्टन विक्रम बत्रा जो है ना, कैप्टन विक्रम बत्रा को 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान जो है सो आदमी साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है ना। यह था हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना PMZDY की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 2014 को शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इसके फैक्ट को देखते हैं हम लोग। तो इसका फैक्ट यह है कि प्रधानमंत्री जन धन जो है योजना जो है की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को जो है लाल किले से की थी, लेकिन इस योजना की आधिकारिक तौर पर 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में लॉन्च किया गया। ठीक है, उद्देश्य यह था कि दुनिया का यह जो सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कार्यक्रम है। इसका नारा है कि मेरा खाता भाग्य विधाता। जो है सो प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। इसका मुख्य उद्देश्य जो है सो देखेंगे तो बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना और उन्हें बीमा एवं पेंशन जो है सो जैसी सुविधाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 15 अगस्त 2014 को यह जो है सो शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि वर्तमान में यह हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसमें है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में जो है सो डी गुकेश ने किसे हराकर यह खिताब जीता था? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर है डिंग लेरिन को हरा करके जो है सो विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 को डी गुकेश ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इसका फैक्ट हम लोग देखते हैं। तो इसमें से देखते हैं कि भारत के डी गुकेश ने चीन के हैं ये डिंग लेरिन, ठीक है, जिन्हें कि हरा कर यह खिताब जीता है और सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने हैं हमारे डी गुकेश, है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहीं पर लग रहा है कि समाप्त हो गया है। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आप किसी भी एग्जाम के रियल एनालिसिस और 100% ऑथेंटिक आंसर और क्वेश्चन के साथ जो है सो आप हमारे चैनल को जुड़ करके और चैनल को देखने का प्रयास करें और हम आपको रियल और ऑथेंटिक आंसर की प्रोवाइड करने का भरपूर प्रयास करेंगे। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।